बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमुद पर। आज 2021 में एमपीएसबी ग्रुप 5 के द्वारा लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट में पूछे गए पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इसमें से जो 4 ऑप्शंस हुए हैं उसमें से क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो ना हो 2025 के एग्ज़ाम में 10% क्वेश्चंस भी इससे मिलते जुलते अगर पूछ लिए जाएँ तो आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत होगी। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्टेड पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है जो पेपर सेटर होता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके माइंड को जानेंगे और फिर इसी हिसाब से जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। ये टेक्निकल पार्ट ही अपन पढ़ेंगे जो 75 नंबर का पूछा जाता है। तो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेंस। पूछा गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे कंटेन होती है। तो देखो राइट आंसर जो है वो है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो राइट आंसर इज लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है? ट्यूबरकुलर वेसिलाई को ग्रो कराने के लिए निम्न में से किस मीडिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा। तो अगर जिसे इंग्लिश समझ नहीं आती है तो वो हिंदी में करे और जैसे हिंदी समझ में नहीं आती है इंग्लिश में करे। कई बार सहूलियत होती है कि आपको क्वेश्चंस जो है हिंदी के ऑप्शन समझ नहीं आते हैं तो इंग्लिश की भी सहायता ले सकते हो। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि दोनों भाषा में ये पेपर पूछा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबरकुलर वेसिलाई को ग्रो कराने के लिए कौन से मीडिया का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो है आपके सामने दोस्तों, एलजे मीडिया, लोइंस्टीन जेनसन मीडियम इज अ राइट आंसर। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है कि लिटमस मिल्क मीडियम जो यूज होता है वो मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे मोटाइल होता है उसको और बाकी के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। ब्लड अगार की अगर दोस्तों बात करें तो स्ट्रैप्ट और स्टेप की इनकी स्पीसीज के लिए किया जाता है। और अगर डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार की बात करें अगर हम, तो ये साल्मोनेला और सिजेला के लिए यूजफुल है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन से आपके अनेक क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर पाओगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली वेरीज बिटवीन। पूछा गया है कि जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है। तो राइट आंसर पहले जान लेते हैं। राइट आंसर इज 1.010 1.0 से 30 तक। वैसे 1.003 से 1.030 होती है, पर हमें याद रखना है कि इसमें जो राइट आंसर है, मोटा मोटा समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों किसी भी फ्लूइड में कितनी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मिलावट है, मतलब कितना उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और कितना डाइल्यूट है। तो सीधी सी बात है, अगर जितनी कंसनट्रेट फ्लूइड होगा या यूरिन होगी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना ज़्यादा होगा और जो जितना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी कम होगी। अगर इसका 1.003 से लेके 1.030 भी होता तो राइट आंसर होता। आपको हमेशा देखना है कि नियर बाई क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो ये पूछा गया है कि वकल स्मीयर आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन। वकल स्मीयर का जो प्रयोग है मुख्यतः किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, वर्र बॉडी के लिए ये किया जाता है। तो राइट आंसर इज वर्र बॉडी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम नेगेटिव वेसिलाई। तो अब इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम नेगेटिव वेसिलाई है। तो सिंपल सी बात है, बाकी के आपके ग्राम पॉजिटिव दिए होंगे तो इसी बहाने चलो हम ग्राम पॉजिटिव को भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो वेसिलाई है वो स्यूडोमोनास एरुजिनोसा है। ओके, अब जो स्टेप्टोकोकस निमोनी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और आपका स्टेप्टोकोकस सिट्रस है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके ग्राम पॉजिटिव कोकाई, याद रहेगा। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मल्टीपल रिंग्स इन एन इंडिविजुअल आरबीसी विथ एल्कोल फॉर्म इज डायग्नोस्टिक ऑफ। पूछा गया है कि एक व्यक्तिगत आरबीसी में एल्कोल फॉर्म्स के साथ मल्टीपल रिंग्स का
क्या निदान है या किस में मिलती हैं मल्टीपल रिंग्स? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुख करते हैं। पूछा गया है एन एग्जाम्पल फॉर सिंपल लिपिड इज आर। सरल लिपिड का उदाहरण क्या है? तो पहले ही ऑप्शन राइट है। सरल लिपिड का जो उदाहरण है वो आपका जो है वसा और तेल है। तो राइट आंसर इज फैट्स एंड ऑयल। तो याद रखिए आप कि क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंसुलिन का स्राव करता? पूछा गया विच आर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन। तो ये सब आप जानते हो कि इंसुलिन का सीक्रेशन कौन करता है। तो राइट आंसर इज पैनक्रियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द यूटेराइन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब्स इज अबाउट इन सेंटीमीटर। पूछा गया है यूटेराइन ट्यूब मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है? तो आप सबको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक लेंथ का चार्ट बनाना है और उसमें लिखना है कि किसकी कितनी लेंथ होती है और किसका कितना वजन होता है। ये हमेशा आप ये इसी टाइप के क्वेश्चंस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कुछ डीप आ जाते हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड्स। स्लाइड से हिस्टोसेक्शन से पैराफिन को बैग्स को रिमूव करना है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा करेंगे? तो ये देखो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑप्शन ए फिनॉल, ऑप्शन बी जाइलिन, ऑप्शन सी मेथेनॉल और ऑप्शन डी है टोलिन। अब जाइलिन भी और टोलिन भी दोनों क्लीयरिंग एजेंट्स हैं, दोनों डी एल्कोहलाइजेशन एजेंट्स हैं और दोनों क्या करते हैं पैराफिन में मिसिबल होते हैं। तो अब आप क्या करोगे? बोले सर जाइलिन भी दिया है टोल्यूइन भी दिया है। अगर जाइलिन और टोल्यूइन आपका ए और बी में दिया होता और सी में दिया होता कि बोथ ए बी तो आप लगा सकते थे, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज होता है? तो ये है जाइलिन। ओके दोस्तों, ना मेथेनॉल है ना फिनॉल है, टाइलिन भी है लेकिन आपका वो सबसे मोस्ट प्रॉपरली जो यूज होता है वो है जाइलिन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यूजुअली विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरीड बाई वेंस। पूछा गया है आमतौर पर किस प्रकार का रक्त सिराओं द्वारा वाहित होता है? तो आप सब जानते हो डीऑक्सीजनेटेड है ना। तो राइट आंसर इज डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टरी है ना। हीमोलाइट ब्लड का मतलब क्या है? जब आरबीसी टूट जाती है तो हीमोलाइज हो जाती है। ओके चल दिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो एबनॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है असामान असामाटिक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को दर्शाती है? तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। मीजल्स एक वायरस है। ओके, और आपका जो थैलेसीमिया है वो राइट आंसर है। कुष्ठ रोग भी क्या है? माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो आप हमेशा एक क्वेश्चन से चार आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। पूछेगा कहाँ से? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉमनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है सामान्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो ये सब तो आप जानते हो, ये विटामिन B12 के कारण होता है। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछा जाता, अगर आयरन IDA पूछा जाता आपका, तो आप याद रखते कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग बोन मैरो एस्पिरेशन इफ द मैरो इज नॉट ऑब्टेन देन इट इज कॉल्ड। अगर जब हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं और उसमें कुछ भी नहीं आता है निडल में या डिस्पोवेंस सिरिंज में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ जिम्सा स्टेन इज यूज फॉर स्टेनिंग ब्लड स्मीयर देन द स्मीयर इज रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड विथ। ये पूछा गया है कि अगर जिम्सा स्टेन आप यूज कर रहे हो किसी स्मीयर के लिए तो उसमें कौन सा फिक्जेटिव यूज होगा? तो आपको याद रखना है एसीटोन फ्री मेथेनॉल। ईथर नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा। राइट आंसर इज एसीटोन फ्री मेथेनॉल। याद रहे एसीटोन फ्री। क्यों? क्योंकि जो हमारी रोमनवस की डाई होती उसी का एक पार्ट है आपका जिम्सा, रोमनवस की डाई ही है जिम्सा, बट उसमें ग्लिसरॉल मिला हुआ होता है और बाकी लीसमैन बाकी की स्टेन में क्या होता है आपका? प्री डाइल्यूटेड एसीटोन फ्री मेथेनॉल होता है, लेकिन जिम्सा में नहीं होता है। तो बाकी के भी क्वेश्चंस आपके तैयार होते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन इज रेफर्ड टू एज। यूरिन में रेड ब्लड सेल्स की उपस्थिति को क्या कहकर दर्शाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन। ये तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, हीमेचूरिया होगा। हीमोग्लोबिन यूरिया किस में मिलेगा आपको? पीएनएच में मिल सकता है, पीसीएच में मिल जाएगा। मतलब जब हीमोग्लोबिन यूरिन में प्रेजेंट हो तो हीमोग्लोबिन यूरिया, आरबीसी प्रेजेंट हो तो हीमेचूरिया, काइल प्रेजेंट हो तो काइल यूरिया, और बिल्कुल भी यूरिन नहीं आए तो एन यूरिया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इन इंक्रीज इन। कौन सी कंडीशंस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन से, डायबिटिक मेलाइटिस बिल्कुल भी नहीं, हाइपरटेंशन बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर इज हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। पूछा गया है कि जो यूरिन में कीटोन बॉडीज की उपस्थिति पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है वो क्या है? आप सब जानते हैं बखूबी कि रोथ्राट टेस्ट होता है, इसमें कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या किया जाता है? यूरिन की शुगर को। फाउचेट्स में क्या किया जाता है? बाइल पिगमेंट को। मैं लिख भी देता हूँ, आपको बड़ी सहूलियत होगी। और हैश टेस्ट में बाइल सॉल्ट। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन, एल्बुमिन यूरिया इज सीन। ये बोला गया है कि अगर यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है, मतलब एल्बुमिन यूरिया है, तो कौन सी कंडीशंस में देखी जा सकती है? तो देखो आप एलिमिनेट करना चालू करो। मलेरिया में ऐसी कंडीशंस होती नहीं है, हाइपरटेंशन में नहीं होती है, जॉन्डिस में नहीं होती है, आपको बाइल पिगमेंट मिलेगा, उसमें बाइल सॉल्ट मिलेगा। तो राइट आंसर इज जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड। हड्डी के मुख्य भाग या शाफ्ट को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है डायफिसिस। राइट आंसर इज डायफिसिस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ईओसिनोफिल काउंट प्रेजेंट इन ए नॉर्मल डीएलसी स्मीयर। सीधा सीधा पूछा गया है कि नॉर्मल डीएलसी काउंट में ईओसिनोफिल का परसेंटेज कितना होता है। तो आप सब जानते हो, दूर दूर तक बाकी ऑप्शंस नहीं है, 1 से 10 वाला है बस, बाकी तो दूर दूर नहीं है। तो 1 से 6% है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, फिक्जेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मीयर यूजिंग स्प्रे कंटेन मेनली विच ऑन द फॉलोइंग केमिकल। साइटोलॉजिकल स्मीयर को स्प्रे के प्रयोग से फिक्स करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया जाता है? तो आप याद रखिए, ईथर, एल्कोहल, जाइलिन, फिनोल। तो हम 2 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, फिनोल। अब कन्फ्यूजन है ईथर और एल्कोहल में, क्योंकि स्प्रे फिक्जेटिव पूछा गया है। तो एथेनॉल राइट आंसर होगा, ईथर आपका नहीं होगा। कि ईथर क्या होता है? हाईली इन्फ्लामेबल होता है। और अगर एल्कोहल नहीं होता तो आपका मेथेनॉल, अगर इसमें ऑप्शन में होता तो आप मेथेनॉल ही लगाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग। पूछा गया है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को टेस्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रिएजेंट का यूज करोगे? तो राइट आंसर इज नॉर्मल सिलाइन, सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो इंटरनल फ्लूइड कंसंट्रेशन होता है आरबीसी के इक्विवेलेंट होता है। ओके, क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। और कितने नॉर्मल सिलाइन का? 0.85%। तो ये हमेशा याद रखते जाओ। इसीलिए ना तो आरबीसी के अंदर एक्जोस्मोसिस हो सकती है ना एंडोस्मोसिस हो सकती है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द गेज ऑफ द निडल कॉमनली यूज फॉर वेन पंचर। पूछा गया है कि वेन पंचर के लिए कौन सी गेज की निडल का यूज करेंगे? तो राइट आंसर जो है 21 है। अगर 22 भी होता, 23 भी होता और 24 भी होता तो भी राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म पेप साइटोलॉजिक स्मीयर इज यूजली अप्लाइड टू स्मीयर ऑब्टेन फ्रॉम। पूछा गया है कि पेप जो टर्म है आपका साइटोलॉजिकल स्मीयर, कहाँ से आप स्मीयर को ऑब्टेन करोगे? तो थायराइड तो है नहीं आपका, मेल जेनाइटल ट्रैक भी नहीं है, ब्रेस्ट भी नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक से इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, और पेप स्टैनिंग ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्मल सीएसएफ का रंग क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है, कलरलेस। और अगर पीला है तो क्या बोलेंगे इसको? बता देता हूँ, जेंथोक्रोमिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको
नोट डाउन करें, जैंथोक्रोमिया। क्वेश्चन नंबर 27, हाफ लाइफ ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम की जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? तो ये सारी की सारी जितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं हमारे, आईजीएम है, आईजीए है, आईजीए है, आईजीई है और आईजीडी है, सबके हाफ लाइफ होते हैं। ये पूरा चार्ट बना हुआ है गोटकर में, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। राइट आंसर इज 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी इन पेशेंट्स सीरम? पेशेंट्स के सीरम में RH एंटीबॉडीज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? DCT और ICT में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ये पूछा गया पेशेंट के सीरम। अगर चाइल्ड के ब्लड का पूछा जाता तो आपका DCT हो जाता, ये पूछा गया पेशेंट के सीरम में RH एंटीबॉडी अगर देखना है आपको, तो राइट आंसर ICT, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमेशा आप याद रखें राइट आंसर ICT। क्वेश्चन नंबर 23, माफ कीजिए 29, परमानेंट स्टूल स्लाइड बनाने के लिए किस परीक्षक का प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन? तो यूरिन के भी प्रिजर्वेटिव रहते हैं, स्टूल के भी प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका वो है पॉलीविनाइल एल्कोहल। ओके, क्या है? पॉलीविनाइल एल्कोहल। फॉर्मलिन अगर होता तो आपका क्या हो जाता? यूरिन के लिए प्रिजर्वेटिव हो जाता, यूरिन प्रिजर्वेटिव हो जाता, याद रखिए यूरिन प्रिजर्वेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वॉन मैरो एग्जामिनेशन इज डन टू कन्फर्म और रूल आउट। बोन मैरो एग्जामिनेशन करने के लिए किस चीज़ को आप कंडीशंस पता करना है, तभी आप बोन मैरो का परफॉर्म करोगे? तो न्यूट्रोफिलिया नहीं, इन्फेक्शन नहीं, एडिमा नहीं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्योंकि आप जब बोन मैरो करते हो तो 18 गेज की निडल से करते हो, 18 to 16 भी यूज करते हैं, ये याद रखना है। आप कितनी करते हैं? 18 भी कर सकते हैं और 16 भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप 18 करेंगे, एडल्ट के लिए 16 करेंगे। तो उसमें हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। क्यों? प्लेटलेट्स कम नहीं होना चाहिए या खून बहुत देर तक नहीं बहते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सीधे बोन मैरो में इंजेक्ट कर रहे हो कोई चीज़, उससे एस्पिरेट कर रहे हो, ये हमेशा याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन लैक्टोज फर्मेंटेशन फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन फॉर्म? ये पूछा गया है कि जो NLF हैं और LF हैं उसको कौन डिफ्रेंशिएट करता है? तो ये तो बच्चे को पता है, बच्चे मतलब जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं DMLT वाले, उनको पता है कि ये मैकोंग की अगार है जा राइट आंसर। बाकी ब्लड अगार तो आप सबको पता है कि हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए स्टेप्टो और स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज के लिए करते हैं, और ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए भी इवन ब्लड अगार और चॉकलेट अगार करते हैं। तो राइट आंसर इज मैकोंग की अगार। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट सिलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड? नॉट, हमेशा एक्सेप्ट और नॉट जरूर पढ़ेंगे। 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो वो क्या है? आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, इन तीनों से ब्लड का कलेक्शन किया जा सकता है। तीनों से क्या करेंगे? इसमें ब्लड कलेक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन स्प्लीन से ब्लड कलेक्शन नहीं किया जा सकता। ओके, तो राइट आंसर इज स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्टिंग यूजिंग लेटेक्स एग्लूटिनेशन कॉमा लेटेक्स रिएजेंट कंटेंस, पूछा गया सीधी सी बात है कि जिसमें RA फैक्टर करते हैं हम, उसके रिएजेंट में क्या कोटेड रहता है, ठीक है, क्या कंटेन रहता है? तो राइट आंसर इज पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विथ ह्यूमन IgG। तो राइट आंसर B, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड कंपोनेंट? सीधा सा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड कंपोनेंट्स नहीं है? तो प्लेटलेट्स इज अ ब्लड कंपोनेंट्स, फ्रेश फ्रोजन भी ब्लड कंपोनेंट है, प्लाज्मा भी है आपका, हीमोलाइजेट नहीं है, हीमोलाइजेट नहीं है। ओके, तो राइट आंसर है जी हीमोलाइजेट। क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें, कोई बड़ी बात नहीं है PSB ग्रुप 5 का पेपर निकालना। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किडनी के फंक्शन मतलब रीनल फंक्शन का पता करने के लिए किया जाता है? नहीं किया जाता, माफ कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रीनल फंक्शन? रीनल फंक्शन के लिए नहीं किया जा सकता है, बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर इज अ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर डायबिटिक
डायबिटिक मेलाइटस के पता करने के लिए किया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रीनल फंक्शन के लिए किया जाता है। जैसे मैं भी चूक गया था, आप भी चूक सकते हैं। चलो मैंने तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सुधार कर लिया। आप अगर एक बार आपने क्लिक किया और आपको याद नहीं आया पूरे पेपर के दौरान, तो आपका एक नंबर गया। और आप जब घर आते हो और सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन गया, तो बड़ा आपको पछतावा होता है। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें, अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द लेंथ ऑफ विंट्रोप ट्यूब। सीधा सा पूछा गया है विंट्रोप ट्यूब की लेंथ कितनी है। तो आप सब जानते हो 110 mm या फिर क्या है आपकी 11 सेंटीमीटर। अगर यही वेस्टरगैन की पूछ ली जाती, किसकी, वेस्टरगैन की, तो आपको याद रखना था 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट मेल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी बस आप यूनिट हमेशा रखें। कई बार हो जाता है 3 क्वेश्चन में यूनिट ही नहीं दी है, अलग यूनिट दे दी है और उसमें यूनिट दे दी है। तो जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल में वो 13 से 17 होती है। इसमें परसेंटेज में भी दिया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 38, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहते हैं। तो dsDNA प्रेजेंट रहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड। सिंपल सा है, कैल्शियम को अगर बोन से रिमूव करना है या टिश्यू से रिमूव करना है तो उसको क्या बोलेंगे। रिहाइड्रेशन तो मतलब वाटर देना है, कैल्सिफिकेशन तो और कैल्शियम कराना है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव करना है, वाटर रिमूव। तो राइट आंसर डी कैल्सिफिकेशन, मतलब कैल्शियम को रिमूव करना। रिहाइड्रेशन तो क्या है, वाटर की तरफ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर लेते हैं। द ग्लास वेयर एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड इन साइटोलॉजी लेबोरेटरी एज। पूछा गया है साइटोलॉजी लेबोरेटरी, आप किसको मेंशन करोगे, साइटोलॉजी लेबोरेटरी। साइटोलॉजी लेबोरेटरी में क्या पूछा गया है कि कौन से ग्लास वेयर का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कॉपलिन जार कांच का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, ब्राउन बॉटल का करते नहीं है, पेटी डिश का करते नहीं, कॉनिकल फ्लास्क का नहीं करते हैं। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने समझ लिया और सिली मिस्टेक मिनिमाइज कर दी, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 41, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन एज। नॉर्मल वॉल्यूम पूछा हुआ है, सीमेन का कितना होता है। तो आप 3 to 5 ml अगर कहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं 2 to 5 ml। ओके, तो राइट आंसर इज 2 to 5 ml। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन तो मैं ही गलत करके आया था, हमें 4 दिन बाद पता चला कि सही है गलत है। तो हमेशा जो लो चीज़ होती है वो बुरी होती है, ऐसा अगर लो ब्लड शुगर भी हो गई तो भी बुरी चीज़ है। तो आप हमेशा याद रखें हाई, है ना। तो हाई से जब याद रखेंगे तो आपको HDL बिल्कुल नहीं बोलोगे। HDL क्या है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, और बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, LDL है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कोवैक्स रिएजेंट इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। कोवैक्स रिएजेंट का जो यूज होता है वो इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के लिए होता है, याद रखें आप, इंडोल प्रोडक्शन। और इसमें इसका जो रिएजेंट यूज किया जाता है इसमें वो कौन सा किया जाता है। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है पैरा डाईमिथाइल अमीनो बेंजोल्डिहाइड। कोवैक्स रिएजेंट के लिए ब्यूटेनॉल नहीं है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड नहीं है, पोटेशियम फास्फेट नहीं है, आप हमेशा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेन इन ह्यूमन प्लाज्मा। पूछा गया है ह्यूमन में जो प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट वाटर होता है उसमें। तो 90% वाटर होता है और 10% आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो याद रखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज फाउंड इन यूरिन स्पेसिमेन। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि यूरिन में, स्टूल में और ब्लड में, तीनों में अलग अलग पैरासाइट्स पाए जाते हैं। इन्होंने यूरिन में पूछा है कि यूरिन में कौन सा पैरासाइट्स प्रेजेंट होता है। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और ट्राइकोमोनास होमिनस इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखेंगे त्रुचीरियस, त्रुचूरिया, टीनिया, एसपियस, राउंड बॉम्ब, सारे कौन से पैरासाइट्स हैं आपके, ये स्टूल पैरासाइट हैं। कौन से पैरासाइट हैं, स्टूल पैरासाइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग आर प्रेजेंट इन ए WBC पिपेट। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, WBC RBC पिपेट्स की क्या मार्किंग होती है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है ये। तो राइट आंसर क्या है, 0.5111। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ WBC की, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। WBC की क्या होगी, 0.5
111। ओके, वाइट वीट होगी, आरवीसी की रेड वीट होगी, और वल्व बड़ा होगा आरवीसी का, डब्ल्यूवीसी का छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्ड इंक्रीज इन सीरम ALP लेवल, एल्कलाइन फास्फेटेज लेवल इज सीन इन खालिस्तान जॉइंटिस। मतलब एल्कलाइन फास्फेटेज किस प्रकार के निम्नलिखित जॉइंटिस में से इंक्रीज होता है? तो ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, तीनों टर्म आपको आना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, हेपेटिक का मतलब होता है अगर लिवर में कोई दिक्कत है, और प्री हेपेटिक लिवर से पहले अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस वजह से भी पीलिया हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, 48 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन से मीडिया में जो है एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे? तो राइट आंसर जो है RCM मीडिया है, रॉबर्टसन कुक मीट मीडिया, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया राइट आंसर है। इसमें क्या कराएंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। न्यूट्रीट अगार तो आपका बिल्कुल वेसल मीडिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड जो है इनरिचमेंट नहीं है, इनरिच्ड मीडिया है। और चॉकलेट अगार आपका इनरिचमेंट है। चॉकलेट अगार का निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया गोनोरिया के लिए यूज करते हैं। ब्लड अगार मैंने आपको बता दिया, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए करते हैं। न्यूट्रिएंट अगार वेसल मीडिया है, किसी भी मीडिया के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग? अभी एक और क्वेश्चन आया था, वो डीपैराफिनाइजेशन के लिए आया था, और ये पूछा गया कि टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्लियरिंग एजेंट्स का यूज करेंगे? तो आप सब जानते हो राइट आंसर जाइलिन। लेकिन जाइलिन नहीं है तो उसके सब्सटीट्यूट क्या क्या हो सकते हैं? ये तो एल्कोहल तो डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं, लिख देता हूँ डिहाइड्रेशन। ओके, फिनॉल नहीं है, ये दोनों क्रॉस हो गए। जाइलिन के सब्सटीट्यूट में बता देता हूँ, जाइलिन के टोलिन, वेंजीन, क्लोरोफॉर्म, सिडारबोडॉयल। लेकिन क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है, और सिडारबोडॉयल टॉक्सिक होता है। तो ये हमेशा आप माफ़ कीजिएगा, वेंजीन जो होता है वो होता है कार्सिनोजेनिक, और क्लोरोफॉर्म टॉक्सिक होता है। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विथ? पूछा जा सकता है, रेज्ड पूछा जा सकता है, एलिवेटेड पूछा जा सकता है, और इंक्रीड पूछा जाता है। तीनों एक ही टर्म है, अलग अलग कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, तो तीनों का एक ही मतलब है, बढ़ जाना। तो पूछा गया सीरम कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर किससे जुड़े रहते हैं? तो राइट आंसर जो है ये है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 51, बायोकैटालाइज्ड सिंथेसाइज्ड वाइल लिविंग सेल्स आर कॉल्ड? जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित बायोकैटलिस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको एंजाइम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंजाइम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन? तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन का उदाहरण है? तो कैरेटिन है। इसके अलावा बहुत सारे हीमोग्लोबिन आप पढ़ के जाना, मतलब कोई स्ट्रक्चरल है, बाकी के जो है कोई कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, सब एक चार्ट दिया हुआ है आपके हेमेटोलॉजी में, तो वो जरूर आप पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 53, इन इम्प्रूव्ड न्यूवार चैम्बर हाउ मैनी मीडियम स्क्वायर आर यूज इन काउंटिंग रेड सेल्स? आरबीसी को न्यूवार चैम्बर में कितने स्क्वायर पे करते हैं? तो राइट आंसर जो है 5 है। ठीक है, 4 अगर आता तो आप क्या करते? WBC। अगर सेंटर के पूरे 25 होते तो प्लेटलेट। कैसे याद रखोगे आप? सेंटर के पूरे तो पासे पू और पासे प्लेटलेट्स। सेंटर के चारों कॉर्नर के, और सेंटर का सेंटर आरबीसी के लिए, और चारों कॉर्नर में WBC, और सारे के सारे 9 चैम्बर में यूसनोफिल। 9 चैम्बर में क्या? एब्सोलूट यूसनोफिल काउंट। तो याद रहे आपको, एब्सोलूट यूसनोफिल 9 के 9 में, प्लेटलेट अंदर के 25 में, आरबीसी अंदर के 4 कॉर्नर और सेंटर का सेंटर में, और WBC सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स? तो इसका राइट आंसर जो है वो है L9 याद रखें आप। क्वेश्चन नंबर 55 का डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लोराइड इज एडेड टू द ब्लड टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन बिकॉज फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। तो इसका राइट आंसर जो है, जो फ्लोराइड वाइल हम यूज करते हैं वो ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं,
उसका पूछा गया है कि एंजाइम का एक अवरोधक क्या है, तो एनोलेज है इसका राइट आंसर। क्या है? एनोलेज। क्वेश्चन नंबर 56, कॉन्ट्रडिक्शन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इज, एक कॉन्ट्रोडिक्शन है, अस्थि मज्जा बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्रोडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो राइट आंसर इसका जो क्या है, हीमोफीलिया है। राइट आंसर इज हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। द सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स रिच इन कैटालेज इज, पूछा गया है कि कैटालेज में समृद्ध उपकेशिकीय अंग सब सेलुलर ऑर्गेनेल कौन सा है, तो राइट आंसर पेरोक्सीसोम। ये सेल का क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ, जो VDRL एंटीजन है का एल्कोहलिक विलयन क्या है, तो किससे करते हैं, कार्डियोलिपिन से। ये आप याद रखो, 3-4 मेथड होती हैं VDRL के लिए, काहन होती है, वॉशरमैन होती है, RPR होती है ना। तो आपको ये सारी मेथड्स यूज करना है, हूबहू वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उससे मिलते जुले क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अभी डिस्कशन किया था अपन ने जब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी थी। हैश टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन, तो मैंने सब बता दिया था आपको कि बाइल सॉल्ट के लिए हैश सल्फर टेस्ट करते हैं, बाइल पिगमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा टेस्ट करते हैं, ब्लड के लिए कीटोन बॉडीज के लिए रोथ्रास करते हैं। तो ये सारी मैंने आपको फाउचेट्स बताया था बाइल पिगमेंट के लिए। देखो एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बन गए। कीटोन बॉडीज के लिए रोथ्रास करते हैं। तो ये अभी हमेशा आप जो है बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करें, कई क्वेश्चंस के आंसर उसी क्वेश्चन पेपर में छिपे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एल्डोटेरोज, निम्नलिखित में से कौन एल्डोटेरोज के लिए उदाहरण हैं, तो राइट आंसर जो है एरिथ्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेंस सोडियम, सीमेन को जो डाइल्यूट करते हैं कौन से फ्लूइड से करते हैं, सोडियम क्या रहता है उसमें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, या फॉर्मलिन होता तो फॉर्मलिन भी राइट आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो बड़ा सिंपल सा है, वेरियंग ग्रेड ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल के अलग अलग ग्रेड क्या क्या हो सकते हैं, 70%, 80%, 90%, एब्सोलूट एल्कोहल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बीवैक्स तो आपका एम्बेडिंग मीडिया है, याद रहे आपको, एनिलीन डाई है। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो एंजाइम फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज CPK, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज का आइसो एंजाइम रूप नहीं है, तो राइट आंसर इज CKNB, बाकी सारे आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड, कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन किस मेथड से किया जाता है, तो राइट आंसर जो है जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड। क्या है? जैक्स फेल, ये आप याद रखना हमेशा। बेनेडिक्ट्स मेथड का क्या करते हैं, यूरिन से शुगर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जेफे रिएक्शन में हम आई थिंक क्रिएटिनिन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हेरेसिमेटॉक्सिन ऑफ पेपिनिकोलाउ स्टेन कंटेंस फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट, पूछा गया कि हेरेसिमेटॉक्सिन में इन सब में से ये चीज़ें कंटेन रहती हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट आप हमेशा याद रखें तो गलतियां आपकी कम से कम होंगी। तो सिल्वर नाइट्रेट, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी होता है, पोटेशियम एलम भी होता है, हेमेटॉक्सिन भी होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और लिख देता हूँ मैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसके अलावा एक चीज़ और लिख सकते हो आप, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, कंप्लीट हो गया आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड सेल्स इंडाइसिस इज इंडिकेटिव ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल, निम्नलिखित में से कौन सा लाल रक्त कोश का सूचकांक लाल कोशिका के औसत आयतन का सूचक है, सिंपल सा है, MCV। क्वेश्चन नंबर 67, डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉज, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो परनीशियस एनीमिया हो सकता है, बहुत ही घातक एनीमिया होता है परनीशियस एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आयरन की कमी के कारण होता है, लैक ऑफ आयरन, ठीक है। थैलेसीमिया तो चेन डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की चेन में। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन द लिविंग सेल्स आर स्टैंड आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, तो आपको पता है जब जीवित कोशिकाओं को बॉडी से रिमूव करने के बाद स्टैंड किया जाता है, मतलब सुप्रावाइटल जो स्टैंड होती है हमारी रेटिकुलोसाइट्स के लिए की जाती है, आपको याद होना चाहिए
कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू मिथाइलिन ब्लू और दूसरी ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू VCB, ये कैसी डाई हैं? दोनों बेसिक डाई हैं, क्योंकि जो रेटिक होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो कौन सी डाई चाहिए? बेसिक। ये ऐसा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी बेसिक डाई है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, नॉर्मल रेटिक्लोसाइट्स काउंट इन द एडल्ट इन। अभी रेटिक्लोसाइट्स की बात ही कर रहे थे, उसकी नॉर्मल रेंज पूछ ली। तो नॉर्मल रेंज जो होती है 0.5 से 2.5% एडल्ट में। अगर चाइल्ड में आती है तो क्या लिखते आप? 2 to 7%। ठीक है। और इसके लिए वही ब्रिलियंट क्रिस्टाइल ब्लू और न्यू मिथाइलिन ब्लू जो सुप्रावाइटल स्टेन है, बेसिक डाई है, उसका यूज करते हैं देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्विट रिसेप्शन इज द कॉल्ड। सीधा सवाल मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप रिजर्व तो आपको समझ में आता है, टाइडल मतलब जो ठीक ठाक नॉर्मल कंडीशंस बैठे बैठे हम जो चीज़ें क्या कर सकते हैं? एक्सपायर्ड कर सकते हैं और अंदर ले सकते हैं, इंस्पिरेट कर सकते हैं और मतलब एक्सहेल कर सकते हैं और इनहेल कर सकते हैं, तो वो टाइडल वॉल्यूम ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन साइट फॉर एफिनेसी। पूछा गया है निम्नलिखित में से 3 तो कॉमन साइट हैं, एक कौन सी कॉमन साइट नहीं है जहाँ से एफिनेसी नहीं की जा सकती? तो थायराइड से कर सकते हैं, लिम्फोसाइट से कर सकते हैं, लिम्फ नोड से कर सकते हैं, ब्रेस्ट से कर सकते हैं। कहाँ से नहीं कर सकते हैं? स्प्लीन से। तो राइट आंसर इज स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 72, अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय फीटस इज। फीटस द्वारा सबसे जल्दी सिंथेसाइज होने वाला एंटीबॉडी कौन सी है? तो IgM। IgM हमारी क्या है? नेचुरल एंटीबॉडी। क्या है? नेचुरल एंटीबॉडी। याद रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, डंगर सॉल्यूशन इज द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर। डंगर विलयन या डंगर सॉल्यूशन काउंट के लिए प्रयुक्त द्रव्य है, किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ईशनोफिल। RBC के लिए क्या करेंगे? डिसीज, हैम्स। ठीक है। ईशनोफिल के लिए डंगर्स और हिंगलेमांस। याद रहे। रेटिक्लोसाइट के लिए मैंने आपको लिख दिया था सुप्रावाइटल स्टेन। WBC के लिए टर्क्स। कितने अच्छे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, द पर्पज ऑफ टिश्यू फिक्सेशन इज टू। क्या पर्पज है टिश्यू को फिक्स करने का? प्रिजर्व न्यूक्लियोलाई, प्रिवेंट प्यूटिफिकेशन एंड ऑटोलिसिस ऑफ द टिश्यू सेल्स। बिल्कुल यही है पर्पज। क्या करना है हमको? सड़ने गलने से रोकना है, टिश्यू को ऑटोलिसिस होने से रोकना है, प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिजर्व ऑल सेल मेम्ब्रेन। जब ये कर दोगे आप तो सारी चीज़ें प्रिजर्व हो ही जाएंगी। ऑटोलिसिस का मतलब क्या है कि लाइसोसोम्स के में जो एंजाइम प्रेजेंट रहता है उसके दौरान सेल का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। अगर बॉडी से रिमूव कर दोगे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। प्यूटिफिकेशन क्या हो जाता है? ड्यू टू बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। उस टिश्यू को अपघटित करने के लिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, यूरिया स्प्लेट होने लग जाती है। तो राइट आंसर जो है प्रिवेंट प्यूटिफिकेशन एंड ऑटोलिसिस ऑफ द टिश्यू सेल्स। हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामीन इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्स हिस्टामीन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है? तो मास्ट सेल्स इज अ राइट आंसर। मास्ट सेल्स इज अ राइट आंसर। चलिए ये 75 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी अपडेटेड वीडियो आपको लाता रहूं। और हमारी कोचिंग तो चल ही रही है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लैबटेक कुमोद पर। थैंक यू फ्रेंड्स।